Hello everyone. So now the topic is executive. So executive is the next chapter, chapter number 4 of our book. So basically we all know that executive implements law and do administration. So if you talk about who are executives, so executives are the people who executes the law which are prepared by the legislature. सो अगर लेजिस्लेचर गवर्नमेंट की तीन बॉडीज़ होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं. यानी कि जो लॉ बन गया है उससे ज़मीनी हकीकत बनाना, ज़मीन पर लेकर के लोगों के पास लेके आना, इम्प्लीमेंटेशन करना. और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि जो लोग हैं उनको देखना, उनकी तकलीफ़ों को, हर एक नीड को फुलफ़िल करना. ये चीज़ें काम किसका है? एग्जीक्यूटिव्स का. देखा जाए तो दो तरीके के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक टेम्पररी. परमानेंट वाले जो होते हैं वो होते हैं हमारे वो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स जो कि अपनी पढ़ाई और अपनी इंफॉर्मेशन से इस अब सर्विसेज करते हैं. जैसे कि एग्जांपल लिया जाए तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से, जैसे अगर आईपीएस आईएएस एंड अदर पीपल आते हैं तो वो लोग परमानेंट है, वो पढ़ाई करने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद वहाँ आए हैं. तो जब तक उनकी एज रहेगी, जब तक उनके पास सर्विस का समय है, वो करेंगे सर्विसेज, तो वो परमानेंट कहलाए. लेकिन जो टेम्पररी है उसमें पीएम, प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स आते हैं. पीएम जो है, वैसे तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं. पीएम जो है, प्रेसिडेंट जो है और मिनिस्टर्स जो है, अब एग्जांपल लिया जाए तो इनका मोस्टली 5 साल में इनका इलेक्शन होता है. तो इलेक्शन अक्सर होता है 5 साल में, तो ये परमानेंट नहीं है, ये हट भी सकते हैं 5 साल बाद. सो दिस इज समथिंग विच वी हैड टू अंडरस्टैंड. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कि कितने टाइप्स के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं. पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल एंड सेमी प्रेसिडेंशियल. पार्लियामेंट्री इंडिया में भी है, जैसे कि मैंने लिखा भी हुआ है. इसके अंदर आप जस्ट ये समझिए कि जैसे एक है पीएम, एक है प्रेसिडेंट, एक है मोनार्क. मतलब कि कहीं कहीं पर मोनार्क भी है, प्रेसिडेंट भी है, पीएम भी है. तो मैंने तीनों लिखा है. यहाँ पे पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है, उसके सामने लिखा है कि क्या पावर्स है, क्या फंक्शंस है. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम होता है. इसकी पावर्स ज़्यादा होती है प्रेसिडेंट से. और ये जो होते हैं ये यहाँ पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि पूरे गवर्नमेंट को चलाते हैं यही. उसके बाद जो प्रेसिडेंशियल है, प्रेसिडेंशियल के अंदर कोई पीएम नहीं होता. यहाँ पे हेड स्टेट और गवर्नमेंट दोनों का ही प्रेसिडेंट होता है. पार्लियामेंट्री में देखेंगे तो हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, मतलब कि पूरी कंट्री के हेड प्रेसिडेंट हैं. प्रेसिडेंट या मोनार्क कोई भी हो सकता है. इंडिया के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो इंडिया में प्रेसिडेंट है, इटली में प्रेसिडेंट है, यूके और जापान मोनार्कियल सिस्टम देखता है कि वहाँ पे पीएम भी है और मोनार्क भी है. कुछ भी हो सकता है, प्रेसिडेंट या मोनार्क में से कोई भी एक. जर्मनी एक स्पेशल केस है, वहाँ पर पीएम की तरह ही एक चांसलर होते हैं. जो मैंने अलग से लिखा है, जैसे पीएम का पद होता है वैसे ही चांसलर का वहाँ पर पद होता है और वहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं. ठीक है. इसके बाद प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखें तो उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट होता है जो कि स्टेट और गवर्नमेंट दोनों का हेड होता है. उसके अलावा ये एग्जाम्पल है यूएस और ब्राज़ील. यहाँ पे मैंने डीई लिखा है, यानी यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू जो पीएम है वो इलेक्ट होते हैं. और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं. कैसे? इनका पूरी इंडिया में जैसे असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो उसमें पूरी इंडिया के सभी जितने भी नागरिक हैं वो सब वोट डालते हैं और उसके बाद जो भी चुन के आता है वो पीएम बनता है. जिन्हें मतलब प्रोसेस आगे भी काफ़ी लंबा है, बट अगर सिंपल में कहा जाए तो इनका इलेक्शन डायरेक्ट ही होता है एक तरीके से. प्रेसिडेंट का जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है क्योंकि जिनको हमने इलेक्ट किया वो आगे इनको इलेक्ट करते हैं. इसका मैं प्रोसेस आगे समझाऊंगी, आगे समझाया गया डिटेल में. यूएसए ब्राज़ील एग्जाम्पल था, डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पर होता है. यानी कि जैसे यूएसए में भी आपने सुना होगा कि एवरी 4 years इलेक्शंस होते हैं. रिसेंट में भी अब इलेक्शन होने वाले हैं यूएस में.
प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, सारे लोग मिल करके इलेक्ट करते हैं अपने प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट आता है सेमी प्रेसिडेंशियल। ये प्रेसिडेंशियल का पार्लियामेंट्री का लगभग उल्टा ही कहलाएगा, मतलब आधा पार्लियामेंट्री, क्योंकि आधा प्रेसिडेंशियल और आधा पार्लियामेंट्री। यहाँ पे आधा प्रेसिडेंशियल है यानी सेमी प्रेसिडेंशियल। ऐसा क्यों कहा जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट की पावर है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है। और जो पीएम होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, पीएम हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, लेकिन उसकी पावर कम होती है। जो प्रेसिडेंट होता है वही जो पीएम है उसे अपॉइंट करता है। और यहाँ पर सेमी प्रेसिडेंशियल यानी आधा प्रेसिडेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे पीएम है, लेकिन यहाँ पे मेनली सारी पावर प्रेसिडेंट के पास ही होती है। एग्जाम्पल फ्रांस एंड रशिया। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, इजी था। नाउ आपको जैसे मैंने बताया है वैसे आपको अच्छे से ही पूरा चार्ट लर्न कर लेना है, दिस टॉपिक विल बी क्लियर। एग्जीक्यूटिव्स देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और उनके ऊपर चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि उनके पास इतनी पावर आ जाए, आर्बिटरी पावर आ जाए, और वो फिर उसका मिसयूज़ करें। इसीलिए इंडिया के कंटेक्स्ट में बात की जा रही है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम लाया गया। इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम इसलिए लाया गया ताकि जो भी इतने पावरफुल हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको चेक किया जा सके। पार्लियामेंट्री सिस्टम इसलिए बहुत बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्हें जवाब देना पड़ता है। तो एक यहाँ पर पॉइंट ये भी बनता है कि पीएम इज आंसरेबल या अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। यहाँ पर ये पार्लियामेंट को जवाब देगा, जो भी पार्लियामेंट में लोग इनसे पूछेंगे, लोग मतलब ऑपोजिशन या कोई भी जो भी सवाल करेंगे उनका इनको जवाब देना पड़ेगा। इससे ये रहेगा कि अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी, कोई गलत काम नहीं करेंगे, और अगर गलत करते भी हैं तो दूसरे इनसे पूछेंगे कि आपने ये क्यों किया, एंड फिर उन्हें जवाब भी देना पड़ेगा। अगर उन्होंने काम अच्छे से नहीं किया तो फिर अगली बार जो लोग हैं उन्हें हरा भी सकती है इन बेसिस पर। लेकिन अगर आप प्रेसिडेंशियल देखोगे तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो अकाउंटेबल नहीं होता टू द पार्लियामेंट, या किसी के लिए भी वो अकाउंटेबल नहीं होते। वो किसी से नहीं पूछेंगे, कोई उनसे कुछ नहीं पूछता। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो कि पार्लियामेंट्री में अच्छी होती है, जिससे कि एक तरह से फोर्स भी किया जाता है एग्जीक्यूटिव्स को अच्छा काम करने के लिए। अब बोथ स्टेट एंड सेंटर में हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में लाया गया है, यानी कि सेंटर में भी पंचायत होती है। पंचायत मतलब पार्लियामेंट की तरह ही एक बिल्डिंग होती है जिसे कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट को सबसे बड़ी पंचायत कहा गया है, मतलब बोला जाता है हिंदी में, ऐसे कहा जाता है। तो पार्लियामेंट जो है वो पूरी कंट्री वाइज हो गई, और स्टेट में भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है बिल्डिंग। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो फॉर्मर हेड होते हैं, यानी कि मतलब फॉर्मल हेड। फॉर्मल का मतलब होता है सिग्नेटरी अथॉरिटी, हर चीज़ में उनकी रज़ामंदी ज़रूरी होती है। उनका टेन्योर जो है वो 5 साल का होता है, 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होते हैं। उनको रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट एक्ट होता है, जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्शन जो है इनका पीआर सिस्टम के थ्रू होता है। ये सिस्टम हम इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन में समझ चुके हैं। दिस इज़ अ सिस्टम इन विच जो भी प्रेसिडेंट है उनका अगर इलेक्शन करना है, उनको अगर इलेक्ट करना है, तो उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का इस्तेमाल करके एग्जैक्ट आंसर मतलब एग्जैक्टली निकाला जाता है कि कौन बनेगा। ठीक है, तो ये पीआर सिस्टम हो गया। अब अगर आप पीएम को देखो तो वो मेजॉरिटी पार्टी के भी लीडर होते हैं, और साथ साथ में काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा ये। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि पार्लियामेंट में होते हैं, जो बैठते हैं, जो सबसे बड़े नेता होते हैं, जो कि सब कुछ कोई ना कोई मिनिस्ट्री संभालते हैं, उनके भी हेड होते हैं पीएम।
उसके बाद इनका जो टेन्योर है वो 5 ईयर्स का होता है। इन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हटाया जा सकता है। मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन एक तरीके से ऐसा मोशन है जो ये कहता है कि हमें सरकार पर भरोसा नहीं। तो जब इसके लिए भी इलेक्शन करवाया जाता है। अगर वो मोशन पास हो जाता है तो फिर पूरी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है। उसी समय पूरी जो भी उनकी काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स है या सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है उसी समय। इनका इलेक्शन एफपीटीपी सिस्टम डायरेक्टली होता है। मैंने पहले भी बताया था, डायरेक्टली इलेक्शन होता है। लोग इनका इलेक्शन करवाते हैं। थोड़ा सा और आगे चल के आप देखोगे कि जो प्रेसिडेंट है वो इनको इलेक्ट करते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। पीएम हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसलिए इनको रियल एग्जीक्यूटिव भी हम कह सकते हैं क्योंकि इनके पास सारी पावर है। अब ज़रा ये देखते हैं कि पावर्स एंड फंक्शंस क्या है किसके हमारे प्रेसिडेंट के। यूँ तो देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर है, बट जो प्रेसिडेंट है उनके भी पावर्स एंड फंक्शंस को हम देखते हैं। प्रेसिडेंट के पास काफ़ी सारी पावर्स है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इमरजेंसी और फाइनेंशियल पावर। ठीक है, बहुत सारी पावर होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जब राज्यसभा है तो उसमें, या फिर जॉइंट सेशन करवाना है ना, या फिर कोई भी बिल आया उसे अपनी एसेंट देना, या फिर अगर इमरजेंसी का समय चल रहा है तो अपना उनका शासन आना और उस देश को उस समय चलाना। तो इस बहुत सारे काम हैं जो कि प्रेसिडेंट के होते हैं। उसके अलावा कुछ कुछ स्पेशल पावर्स उनके पास हैं, डिस्क्रिशनरी पावर। ऊपर दिए गए कुछ पावर से हम ये समझ पा रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है ना, इनको है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि हर बात इन्हें पता होनी चाहिए, हर बात इन्हें मालूम होनी चाहिए। और अगर इन्हें ये चाहते हैं कि किसी चीज़ को ये समझना या जानना चाहते हैं तो पीएम को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इन्हें उनसे उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इन्हें देनी पड़ेगी। इट इज़ देयर ड्यूटी। अब क्या है इसके बाद जो पहली डिस्क्रिशनरी पावर जो मिली हुई है वो ये है, सेंड बैक एडवाइस। अब ये ज़रा समझिए, आर्टिकल 74(1) में हमारा ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट शैल अबाइड बाय दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दी एडवाइस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस देंगे उसको मानना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ये लिखा गया है। अब आप खुद ही सोचिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड तो पीएम होते हैं, तो इस तरीके से इनडायरेक्टली पीएम का जो निर्देश होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मानेगी, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो निर्देश है वो प्रेसिडेंट मानेंगे, या फिर डायरेक्टली भी कह सकते हो कि पीएम के निर्देश प्रेसिडेंट मानेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कभी कभी हो सकता है कि प्रेसिडेंट को सही ना लगे वो चीज़ जो एडवाइस की जा रही है, इसलिए ये प्रोविज़न भी रखा गया है कि वो चाहे तो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए उस एडवाइस को भेज सकते हैं। लेकिन अगर वो रिकंसिडरेशन के बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसे भेज दे एडवाइस को, तो फिर तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। इसलिए वंस लिखा हुआ है, एक बार के लिए रिकंसिडर कर सकते हैं, बार बार के लिए नहीं। ये एक बात है। तो एक स्पेशल पावर ये है कि चाहे तो एडवाइस भेजी गई जो है उन्हें, उसे वो वापस भेज करके कह सकते हैं कि तुम एक बार इस बात को रिकंसिडर करो जो तुम मुझे कह रहे हो। आर्टिकल 74(1) बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद बी आता है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब होता है कि ऐसा ऐसा पावर जिसमें कि उन्हें ये पावर मिली हुई है कि कोई भी अगर बिल या लॉ है, उसको जो प्रेसिडेंट है वो एसेंट जब तक नहीं देंगे अपनी, यानी साइन नहीं करेंगे या फिर मानेंगे नहीं, तब तक उस बिल को लॉ नहीं माना जाएगा। बिल जो है अभी मतलब पास नहीं होगा जब तक कि एसेंट ना मिल जाए प्रेसिडेंट की। अब यहीं पर एक पॉकेट वीटो का भी प्रोविज़न आता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा कि कितने समय तक प्रेसिडेंट जो है वो एसेंट देंगे, यानी कि बिल को एसेंट देने के लिए कितना समय है ये नहीं लिखा हुआ। तो इससे क्या होता है कि कभी-कभी जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है कि कोई ऐसी बात जो कि कंट्री के वेलफेयर के लिए नहीं है, वो ऐसी बातों को, ऐसे बिल्स को बीच में रोक करके रख लेते हैं और उसे साइन नहीं करते। तो जब ये ना साइन करते हैं ना वापस भेजते हैं, क्योंकि अगर वो वापस भेज देंगे तो फिर भी अगर मतलब मान लीजिए कि प्रेसिडेंट के पास एक बिल आया जो उन्हें उन्हें लगता है कि नहीं पास होना चाहिए। अगर वो
दोबारा पार्लियामेंट में भेजेंगे रिकंसिडरेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, हो सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोबारा सेम या कुछ अलग करके उन्हें भेज दें। इस बार तो फिर उन्हें साइन करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए वो ना ही भेजते हैं, ना ही एसेंट देते हैं, वो रख लेते हैं अपने पास पेंडिंग। उससे क्या होता है कि कुछ समय बाद खुद ब खुद उसका मामला रिजॉल्व हो जाता है। वीटो में VE आएगा यहाँ पे। इसके बाद क्या है, इसी को ये एक उनका इनफॉर्मल पावर हो गया। इनफॉर्मल मतलब एक फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल सी पावर हो गई। इसी को हमने पॉकेट वीटो नाम दिया है। इसके अलावा लास्टली ये पीएम को अपॉइंट करते हैं। बेसिकली इनका पीएम के अपॉइंटमेंट में इतना इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि जो प्रेसिडेंट है, ही इज़ अ पर्सन, अगर कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस हुआ जब कंट्री को पीएम की ज़रूरत है, और पीएम के इलेक्शन के बाद, मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब मेजॉरिटी पार्टी बन गई, जीत गई, हमें पता चल गया कि एक सर्टेन पार्टी है एक्स जो कि जीत गई इलेक्शन में, अब उसमें से कौन सा कैंडिडेट पीएम बनेगा वो भी कई बार प्रेसिडेंट को चूज करना पड़ता है। मान लो कि तीन चार, अब मान लो कोलिशन गवर्नमेंट है तो तीन चार कैंडिडेट खड़े हैं, अब प्रेसिडेंट की मर्जी है वो किसको चाहे उसको अपना एसेंट दे करके प्राइम मिनिस्टर बनवा सकते हैं, ओथ दिलवा सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि कंफ्यूजिंग सा बन जाता है सब कुछ कि कौन बनेगा पीएम, तो उस समय प्रेसिडेंट ही इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रेसिडेंट का पीएम के अपॉइंटमेंट में। तो देखा जाए तो अगर यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि अगर पीएम प्रेसिडेंट के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखेगा तो फिर उन्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट के बाद तो पीएम ही मेन होगा, प्रेसिडेंट को वो देंगे निर्देश और प्रेसिडेंट को मानना पड़ जाएगा। कोalition गवर्नमेंट की स्टार्टिंग 1989 में हुई, उससे थोड़ा सा ये न्यूट्रलाइजेशन हुआ। जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स का जो पावर था थोड़ा सा कम हुआ कि मान लो एक ही एक्स पार्टी है जो कि पूरी कंट्री को रूल कर रही है बहुत ज़्यादा। जैसे कांग्रेस का जो राज था उसमें ऐसा समय था कि मोस्टली सभी राज्यों में कांग्रेस थी, सेंटर में भी कांग्रेस थी। तो इस समय ऐसा क्या होता है ना कि ऐसे इतनी पावर मिल जाती है ना एक एक ही पार्टी को, ये इतनी ज़्यादा अथॉरिटी मिल जाती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कोलिशन गवर्नमेंट का जब से एरा स्टार्ट हुआ है तो कोई एक पार्टी नहीं जीतती, काफ़ी सारी पार्टीज मिलकर जीतती है। उससे क्या रहता है कि सबको एक मेजॉरिटी बनाकर चलना पड़ता है और उसमें फिर एक दूसरे की देखभाल, एक दूसरे की बातें को भी मानना पड़ता है, यानी समझौता हर जगह होता रहता है। ठीक है, तो सबको मानना पड़ता है, तो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होता है पावर। अब रोल क्या है प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं ना वो फॉर्मल हेड होते हैं। वो एक ऐसा अथॉरिटी है जिनके फेस पर पूरी कंट्री को देखा जा सकता है। उसके अलावा वो एक ऐसे पर्सन है जो कि हर सिचुएशन में कंट्री को संभालेंगे जब पीएम ना भी हो तब भी। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट का भी है। इनका टेन्योर 5 साल का होता है। इनका जो इलेक्शन है वो प्रेसिडेंट के जैसा ही होता है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसके अंदर मैंने ये नहीं बताया था आपको कि जो प्रेसिडेंट है ना उनके इलेक्शन पीआर सिस्टम से तो होता है, बट उसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं, एमएलए एंड एमपी। एमपी और एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट, दोनों की जो भी मेंबर्स होते हैं ना वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के समय पर जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना वो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वोट नहीं करते, सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हो जाता है, इसलिए मैंने सिमिलर लिखा, मैंने सेम नहीं लिखा। रिमूव कैसे कर सकते हैं, रेजोल्यूशन लाके राज्यसभा में, क्योंकि जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो अगर चेयरपर्सन है या चेयरमैन है तो फिर ऑब्वियसली राज्यसभा में ही आएगा। मतलब रेजोल्यूशन आएगा। मेजॉरिटी का एसेंट चाहिए, लोकसभा का भी एसेंट चाहिए, तब जाके रिमूव कर सकते हैं। इनका पोजीशन प्रेसिडेंट जैसा ही होता है। अगर बाय चांस प्रेसिडेंट की पोजीशन वेकेंट हो जाए तभी प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। मान लो वैकेंसी, उनके डेथ, प्रेसिडेंट की डेथ, उनके रिमूवल किसी भी कारण से हो तो या फिर मान लो इलेक्शन होना अभी है, ठीक है,
तब ये इस कमी को पूरा करते हैं, यानी कोई ना कोई है जो एक दूसरे की कमी को पूरा करता है। यहाँ पे याद रखिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक गवर्नर, एक सीएम और मतलब और भी मिनिस्टर्स होते हैं। गवर्नर इज़ अ पर्सन जो कि काफ़ी पावर्स उसके पास होती है, और सीएम जो है वो एक तरीके से जैसे पीएम होते हैं पूरी कंट्री के, वैसे ही सीएम स्टेट के, जिनके पास बहुत सारी पावर होती है।